हम लोग बात करने वाले हैं आज डीएनएफ ब्लॉक में किस तरीके से जितने भी आयंस पॉसिबल्स हैं फर्स्ट सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट के उसमें कलर कैसे जनरेट होता है उस रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये डीएनएफ ब्लॉक का 4th लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इन सब के वेरिएशन और एक्सेप्शन के भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पे भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। और तो और हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको डीएनएफ ब्लॉक के प्रीवियस सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो अभी आज के हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो इतने भी आयंस है वो कलर्ड आयन तभी हो पाएंगे जब उनके अंदर डी टू डी ट्रांजिशन होगा। और डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? डी टू डी का ट्रांजिशन का मतलब होता है कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। 5 ऑर्बिटल्स में नेमिंग अगर की जाए उनका नाम बताया तो डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है। तो अगर बात करें हम लोग ये जो ग्रीन कलर से मैंने 2 नेम लिखे हैं इनकी, तो ये ऑन द एक्सिस पाए जाते हैं। ऑन द एक्सिस क्यों मैं कह रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर बात करें हम लोग इस ब्लू कलर के 3 ऑर्बिटल से, ये बिटवीन द एक्सिस पाया जाता है, बिटवीन द एक्सिस पाया जाएगा। और इसकी स्प्लिटिंग 2 तरह से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स डाले, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स जो बनेंगे ब्लू कलर में जिनका नेम दिया है वो बिटवीन द एक्सिस बनेंगे तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑन द एक्सिस वाले जो ग्रीन कलर से लिखे गए हैं तो वो एक्सिस के ऊपर बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जो ये ग्रीन कलर का है वो देखो एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ग्राफ के एक्सिस के ऊपर, जिसको आप जेड मान सकते हो तो एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है। जेड एक्सिस पे वो ग्रीन वाला बना है, यानी ये वाला क्या है, जेड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्प्लिटिंग की, तो जो ब्लू कलर के यानी एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, इनको हम लोग कहते हैं T2G, यानी जो एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स है ब्लू कलर से जो लिखा है बिटवीन द एक्सिस, इनको हम T2G कहते हैं। और बात करें जो एक्सिस के ऊपर है जो ग्रीन कलर से लिखा गया है उसको हम लोग कहते हैं EG, EG। और यहाँ पे जब भी लिगेंड है ना एक्सिस के ऊपर से अटैक करेगा तो इस तरह की स्प्लिटिंग होगी। और इस स्प्लिटिंग में अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फिलअप है, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ऊपर वाले ऑर्बिटल में आ गया, ईजी वाले ऑर्बिटल में जंप कर गया और फिर ईजी से नीचे जब आया तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये रेडिएशन फॉल करती है विजिबल रेंज में। ये विजिबल रेंज लाई करता है इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। यही चीज होने वाली है। अब है ना ये सारे के सारे जो आयंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कलर को। अभी ये स्कैंडियम की के साथ केस क्या है, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, ऐसे देखा जाए तो ये हो गया s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हो गया d ऑर्बिटल।
स्कैंडियम का इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, ठीक। लेकिन जब ये स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनाता है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और हो जाएगा इस तरीके से 4s0 एंड 3d0, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोई इलेक्ट्रॉन जब होगा नहीं, d ऑर्बिटल इवन स्प्लिट भी कर जाएगा, तो स्प्लिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां है नहीं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू फॉर लोअर T2G टू Eg, तो ये यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इस जगह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से फिर जब नीचे आएगा तो कोई रेडिएशन रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के अंदर। इसी वजह से स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एक आप देख सकते हैं स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है, ठीक है। वैसे ही Ti40 में चारों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो उसका d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल सब खाली हो जाता है, और इसी वजह से ये कलरलेस एग्जिस्ट करता है। बट जो Ti3 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। मैं एक वेनेडियम का एग्जांपल ले लूं जो कि कलर्ड है ग्रीन का, ठीक है। तो वेनेडियम क्या कहाँ आता है, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s2 एंड 3d, ठीक है। अब यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन भी नीचे भर जाए तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में होंगे, जो तीनों में से कोई भी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो ये कलर्ड आयन शो करेगा। बट अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, जैसे वेनेडियम का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन वेनेडियम 3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ ड्रॉ कर देते, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो S से 2 इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, यानी 4s क्या हो जाएगा 0। अब बचे 3d, 3d में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d2, तो इसको हम लोग कहेंगे वेनेडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। और इस केस में क्योंकि d ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम लोअर T2G टू Eg, और इसी वजह से जब वापस एक्साइटेड स्टेट से ये लोग वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, तो ये रेडिएशन रिलीज करेंगे जो कि विजिबल रेंज में होगी, जैसा कि इस वेनेडियम 3 पॉजिटिव के केस में ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो है जिंक के बारे में। तो जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 है। 3d10 कहने का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सारे ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। तो इस क्योंकि इसमें सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो इसमें d टू d ट्रांजिशन हो नहीं सकता, और इस तरीके से जिंक का भी कोई कलर आएगा नहीं। बट यहाँ पे जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन होगा d ऑर्बिटल के अंदर और वो d टू d ट्रांजिशन कर पा रहा होगा, तो उसमें वो कलर शो करेगा, यानी उसकी जो विजिबल रेंज होगी वो 400 नैनोमीटर से 700 होगी। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि d ऑर्बिटल के पास बहुत सारी खाली जगह है, और उस खाली जगह पे वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम फ्रॉम एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम लोन पेयर को एक्सेप्ट कहां से करता है, फ्रॉम न्यूट्रल एटम
ठीक है, न्यूट्रल एटम से एक्सेप्ट कर लेगा। और क्या कर सकता है, और नेगेटिव आयन स्पीसीज, जैसे एनायन स्पीसीज हो गया, लिखा है ना, और एनायन, एनायन से भी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लेने के बाद ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि FeNCN6, तो ये हेक्सासाइन फेरस हो जाएगा 3 नेगेटिव, और यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा कॉपर और अमोनिया का बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, यहाँ प्लेटिनम और क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, वो लोग आते हैं नेक्स्ट। इस टॉपिक पे हम लोग अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि ये अगले ही नेक्स्ट चैप्टर में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हर डी ब्लॉक एलिमेंट के हर डी ब्लॉक एलिमेंट शो नहीं करता है, इसमें कुछ ही एलिमेंट शो करते हैं, और कुछ के एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेडियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये यूटिलाइज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के कंप्लीशन में। ठीक, प्लस ये यूज होता है वेनेडियम ऑक्साइड हैवर प्रोसेस में, जहां पे आयरन और सॉरी अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन। तो इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो कई तरीके से हो सकती है, जैसे 3 तरीके से हो सकती है मोस्टली। उसमें पहला है कि ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, तो ये एक रीजन हो सकता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी का शो करने का। इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब है ना +2 +3 +4 +5 इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप इजीली, ठीक है, इजीली अपने ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट जो होता है या डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट है जो इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट को स्विच करके किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे एग्जांपल मिलता है। सेम जैसे आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना था, ठीक है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना था, तो इन्होंने परसल्फेट का यूज किया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यही प्रोसेस अगर हम आयरन के बेसिस पे करें, Fe3 पॉजिटिव के बेसिस पे करें, ये बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी प्रोसीड कर जाएगा। ठीक, नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड को कैसे फॉर्मेशन होती है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बनाने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में जो गैप बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से अरेंज होते हैं एटम इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी तरीके हैं एग्जिस्ट होने के, ये तो इसके बीच में कुछ गैप खाली रह जाता है, इसको भरता है एक इंटरस्टिशियल एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, बड़े एलिमेंट नहीं फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात है कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ साफ दिख रहा है वेनेडियम हाइड्राइड यानी VN 0.56। ठीक है, उसके बाद TiH1.7, तो टाइटेनियम का हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट जो हुआ है वो 1.7 का हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारी बातें, ठीक है। और अगर इन सब का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली तो इसकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और कुछ की तो हार्डनेस जो है डायमंड को पास पहुंच जाते हैं, इनर्ट होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं, और मेटल कंडक्टिविटी को भी ये रिटेन करके रखते हैं। रिटेन ना तो बढ़ाते हैं ना तो कम करते हैं, उसको वैसा एज सच रिटेन करते हैं। लास्ट में हमारा टॉपिक आता है एलॉय फॉर्मेशन। इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ बात कर लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन का मतलब होता है एक तरह से सॉल्यूशन, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो इस तरह की ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को चूज करते हैं जिनके बीच का जो एटॉमिक रेडियाई का गैप है वो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एलॉय कई सारे हैं। एक है ब्रास जो कॉपर जिंक से बना है, एक है ब्रॉन्ज कॉपर टिन से बना है, एक है क्रोमाइट, ठीक है, एक है मैग्नेटाइट, और तो हम लोग सॉरी और नहीं, एलॉय एलॉय की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है। और जो भी हम लोग एलिमेंट यूज करें जैसे कॉपर और जिंक, तो इनके बीच का जो एटॉमिक रेडियाई है वो 15% से ज्यादा इनका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसी तरह से ठीक कॉपर और टिन का भी है। तो ये चैप्टर ये टॉपिक यहाँ से यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम